आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास में जो कुछ कवर किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो कल की क्लास में हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ लोडिंग और इसके हम देख रहे थे स्टैटिकली डिटर्मिनेट केसेस। तो सबसे पहला केस हमने लिया था इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग ऑन प्रिज्मेटिक बार। तो इस तरह से हमारे पास प्रिज्मेटिक बार था और इसके ऊपर एक्सेस से पास होता हुआ लोड एक्ट कर रहा था। ये डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिए थे, एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ पर अगर हुक्स लॉ अप्लाई करके देखें तो हमें पता चलेगा एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमको मिला था कल। और दूसरी चीज हुक्स लॉ के एप्लीकेशन से हमें मिली थी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। बोथ ऑफ दीज रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हमने पॉइजन्स रेशियो अप्लाई किया था और पॉइजन्स रेशियो अप्लाई करके पता चला था लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड दोनों बराबर हो जाते हैं और ये हो जाते हैं माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर दी जाए तो हमें मिल जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई दोनों के लिए। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है सिग्मा एक्स अपॉन ई और लेटरल स्ट्रेन्स दोनों हो जाते हैं माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो बस माइनस म्यू का मल्टीप्लिकेशन और हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, तो ये बन जाते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो ये रिजल्ट हमने देखा था। सबसे पहला केस खत्म हो गया। सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस था ट्राईएक्सियल लोडिंग का। तो यहाँ पर तीनों डायरेक्शंस में लोडिंग थी, तो तीनों डायरेक्शन में लोडिंग जरा शो कर देते हैं एक बार। तो इस तरह से पी एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, पी वाई वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था और पी जेड जेड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हमको मिला था सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और एप्सिलॉन वाई हमको मिला था सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। और एप्सिलॉन जेड हमको मिला था सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये एप्सिलॉन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मिल गई थी। इन्हें हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ भी कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था इसी केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। और अगर ये एप्सिलॉन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज इधर रखती जाएं तो हमको फाइनली सॉल्व करके ये मिला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1-2 म्यू होल अपॉन ई। तो ये दो चीजें हमें सेकंड केस में मिली थी। यहाँ पर एक और चीज हमने देखी थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो होने के लिए या तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड जीरो हो जाएगा या फिर म्यू की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। यानी परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। तो यहां तक तो हम कल की क्लास में देख चुके थे। आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड केस में ही आगे कंटिन्यू करते हुए आप लिखो स्पेशल केस 1। सेकंड केस के अंदर ही है ये स्पेशल केस। लिखो ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑन सॉलिड सिलिंड्रिकल बार। तो यहां पर हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल बार है और इसके ऊपर ट्राई एक्सियल लोडिंग एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ट्राई एक्सियल लोडिंग कैसे होगी? एक्सिस के अलोंग तो इस तरह से है और साथ ही साथ हर तरफ से इसके ऊपर लोडिंग एक्ट कर रही है। तो ऐसा केस हमें जनरली देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक केस है। आपने देखा होगा सॉइल के अंदर क्ले पर हम टेस्टिंग करते हैं ट्राईएक्सियल टेस्ट। तो ट्राईएक्सियल टेस्ट के अंदर हम इसे एक वाटर टाइट चेंबर के अंदर रखते हैं, इसके ऊपर डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं और ऑलराउंड प्रेशर भी लगाते हैं, तो ये वहां पर हो जाती है। तो ट्राईएक्सियल लोडिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है, ज्यादातर देखा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे मिलेगा? तो लास्ट केस में हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो यहाँ पर अगर एक्स डायरेक्शन इसके लेंथ के अलोंग मान लें और वाई और जेड लेटरल डायरेक्शन अगर मान लें तो फिर एप्सिलॉन एक्स को हम लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एप्सिलॉन वाई को डायमेट्रिक स्ट्रेन क्योंकि ये डायमीटर के अलोंग है, और एप्सिलॉन जेड को भी डायमेट्रिक स्ट्रेन लिख सकते हैं, बोथ आर डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो फाइनल वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन एल प्लस 2 एप्सिलॉन डी। पर ये ट्राईएक्सियल लोडिंग सॉलिड सिलिंड्रिकल बार के ऊपर ये बहुत ही एक स्पेसिफिक केस है और कॉमनली यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट लिखो आप स्पेशल केस 2। लिखो यूनी एक्सियल लोडिंग ऑन सॉलिड सिलिंड्रिकल बार। तो यहाँ पर सॉलिड सिलिंड्रिकल बार के ऊपर हमने यूनी एक्सियल लोडिंग अप्लाई की है, यानी सिर्फ एक्सिस के अलोंग और बाकी तरफ लोडिंग नहीं है। यहाँ पर भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। यहाँ पर जो एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पर आप देखो कि ये टेंसाइल लोडिंग है, तो एप्सिलॉन वाई जो डायमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी, सो इट विल बी माइनस एप्सिलॉन डी। और एप्सिलॉन जेड भी डायमीटर क्योंकि कम हो जाएगा तो एप्सिलॉन जेड भी माइनस हो जाएगी, तो ये फाइनल आ जाएगा एप्सिलॉन एल माइनस 2 एप्सिलॉन डी। सो दिस विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन दिस केस।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें लोडिंग का टाइप नहीं दिया, वहां पर मेंशन नहीं है कि ट्राई एक्सियल लोडिंग है या फिर यूनी एक्सियल लोडिंग है, तब आप कौन सा केस यूज करोगे? तो आप यूनी एक्सियल केस के हिसाब से आंसर मार्क कर देना अगर लोडिंग मेंशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक केस है और ये वाला केस बहुत जनरल केस है। हर जगह आपको, आप अगर देखोगे तो बार के ऊपर यूनी एक्सियल लोड ही ज्यादातर मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन आप मार्क कर देना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल केस 3, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फेरिकल बॉडी, और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। तो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, जैसे कि आप मान लो एक बॉल है और बॉल के ऊपर चारों तरफ से या तो कंप्रेशन लोडिंग आ रही है या फिर टेंसाइल लोडिंग आ रही है, और सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है थ्रू आउट। तो अगर चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो इस तरह की लोडिंग को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। और ये बॉल 3 डायमेंशनल है, हर तरफ से एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, पर हम यहाँ पर शो तो बस 2D कर सकते हैं, और ये डायमेंशंस हैं एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पर इस तरह की स्फेरिकल बॉडी के लिए एक्स वाई और जेड में आपस में कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखोगे तो ये अगेन हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, बट ऑल ऑफ देम विल बी डायमेट्रिकल स्ट्रेन्स। सो एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन डी, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन डी। तो किसी भी एक डायरेक्शन में आपने स्ट्रेन को मेजर किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो केस 2 के अंदर ये 3 स्पेशल केसेस हमने देखे। अब केस 3 पर चलते हैं। केस 3, एक्सियल लोड ऑन स्टेप्ड बार। तो सपोज ये हमारे पास एक स्टेप्ड बार है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए हमने इसके 3 पार्ट देख लिए, 3 पार्ट अज्यूम कर लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट्स का एरिया अलग अलग है, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेट अस से इसका एरिया A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है, और सिमिलरली तीनों की लेंथ भी अलग अलग है, L1, L2 और L3। नाउ सपोज इस तरह के स्टेप्ड बार के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी P। अब इसका टोटल एलोंगेशन कितना होगा? तो लेट अस से टोटल एलोंगेशन इज डेल्टा, एंड दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सियल एलोंगेशन ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स। तो तीनों के तीनों पार्ट का एक्सियल एलोंगेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो डेल्टा 1 हो जाएगा PL1 अपॉन A1 E1 प्लस PL2 अपॉन A2 प्लस PL3 अपॉन A3 इसी तरह से मान लो इसमें अगर 4 पार्ट होते तो चारों पार्ट का अलग अलग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते और सबका ऐड कर देते, तो इस तरह से टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाता। तो यहाँ पर P कॉमन आ जाएगा और बाकी की टर्म्स ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया केस 3, एक्सियल लोड ऑन स्टेप्ड बार। नेक्स्ट चलते हैं केस 4, एक्सियल लोड ऑन सर्कुलर टेपरिंग बार। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर टेपरिंग बार है, जैसे आप समझो कि आइसक्रीम की कोन थी और कोन के नीचे का हिस्सा कट कर दिया, इस तरह से इतने को काट दिया, तो ये हो गया हमारे पास सर्कुलर टेपरिंग बार। ये पूरा सॉलिड है, तो ये स्टील का इस तरह का बार है। तो डायमीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये छोटा डायमीटर मान लेते हैं D1 है और ये बड़ा डायमीटर मान लेते हैं D2 है, और इस बार के ऊपर हमने एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दी P। लेट अस से इसकी लेंथ थी L। नाउ इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा 4PL अपॉन पाई D1 D2E। इसको ज्यादा आसान तरीके से याद कर सकते हैं आप ऐसे कि PL अपॉन पाई बाई 4 D1 D2E, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं वो वाले फॉर्मूले से, PL अपॉन AE से। तो यहाँ पर एरिया क्या होता है, अगर एक सर्कुलर बार हो, यूनिफॉर्म सेक्शन का सर्कुलर बार हो, तो वहां पर आप कह सकते हो कि पाई बाय 4 D², ये एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है, स्मॉलेस्ट डायमीटर D1 है, लार्जेस्ट D1 है, तो D² की जगह यहाँ पर अगर D1 D2 कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बस एक याद रखने की ट्रिक है जिससे आप इजीली याद रख पाओगे। चलिए केस 5 पे चलते हैं, एक्सियल लोड ऑन रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार कुछ इस तरह का है जिसकी थिकनेस तो कांस्टेंट है, चाहे ऊपर से आप देख लो चाहे नीचे से देख लो, यहाँ पर थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, टोटल थिकनेस T है, लेकिन इसकी विड्थ चेंज हो रही है। दिस विड्थ इज B1, दिस विड्थ इज B2, और यहाँ पर एक्सियल फोर्स P अप्लाई की गई। स्टेपर्ड बार की ओवरऑल लेंथ L है। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू PL नेचुरल लॉग B2 डिवाइडेड बाय B1 होल अपॉन B2 माइनस B1 इनटू ET। E इज यंग्स मॉडुलस एंड T इज द थिकनेस ऑफ द बार। इसको ज्यादा इजी वे में याद करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ln B2 अपॉन B1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ln B2 माइनस ln B1 होल अपॉन B2 माइनस B1 इंटू ET। पर ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें लिख लेना नॉट इम्पॉर्टेंट, और इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये अभी तक पूछा नहीं गया। चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 6,
डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये हमारे पास प्रिज्मेटिक बार है और इसको सीलिंग से अटैच कर दिया या ऊपर किसी भी चीज से टांग के रख दिया गया है और इसका जो इलोंगेशन हो रहा है ये इसके खुद के वेट की वजह से हो रहा है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो राइट डाउन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी एक्सप्रेशन को हम वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं WL अपॉन 2AE। तो चाहे हम डिफ्लेक्शन इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें चाहे हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन नीचे वाली एक्सप्रेशन में तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया मान लो बढ़ा दिया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम नहीं होगा, तो फिर दोनों अलग अलग आ जाएंगे। ऐसा कैसे? तो आप ये देखो कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो W है वेट, वेट भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। वेट क्या होगा? यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, गामा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा? गामा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो आपने डबल कर दिया तो वेट भी तो डबल हो जाएगा और जब वेट डबल हो जाएगा और एरिया भी डबल हो जाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों वाली टर्म्स डबल हो जाएंगी तो डिफ्लेक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन है ये वेट पर डिपेंड नहीं कर रहा और इस एक्सप्रेशन में एरिया दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वेट के अंदर भी एरिया छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा लेकिन है ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरिया। क्लियर है ना? चलिए स्टैटिक डिटर्मिनेट केसेस में लास्ट केस देख लेते हैं। केस 7, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल बार। तो यहाँ पर इस तरह से कोनिकल बार है जो कि छत से अटैच कर रखा है और इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल बार। तो पीछे हमने सिलिंड्रिकल बार देखा था उसका डिफ्लेक्शन कैसा था? गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e था। इसका 1/3 कर दिया तो डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कोनिकल बार। अब जो भी बच्चे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन सब के डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे ईएसी और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डेरिवेशन भी करना आना चाहिए। तो जो भी बच्चे गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो केस 4 का डेरिवेशन पढ़ लेना और अगर आप चाहते हो कि मैं डेरिवेशन करा दूं तो आप कमेंट में लिख देना केस 4 का डेरिवेशन करा दीजिए। केस 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होती है तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो इसका भी डेरिवेशन कर सकते हो। पर ये वैसे मेरा तो मन नहीं है लेकिन अगर आप कहोगे कमेंट में लिखोगे डिमांड करोगे तो मैं इसका भी डेरिवेशन करा दूंगा, बट ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला केस। केस 6, हाँ डेफिनेटली इसका डेरिवेशन आपको करना है अगर आप गेट और ईएसी की तैयारी कर रहे हो। तो इफ़ यू वांट कि मैं डिराइव करवा दूं तो कमेंट में लिख देना, तो केस 6 का भी डेरिवेशन करवा दूंगा। और केस 7 इसके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यानी 2 केसेस, केस 4 और केस 6, इसका डेरिवेशन आप खुद से प्रैक्टिस करना। ना आए तो कमेंट में लिख देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डेरिवेशन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।